हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लेन देन की पर कर में लिखित अवधारणा के बारे में, और ये होने वाला है हमारा भाग 1। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1। ठीक है, ये जो है ये हमारा टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगर बात की जाए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो देखिए ये जो चीज है ये हमने कई बार देखी है, समझी है, सुनी भी होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमें इसके बारे में अच्छे से पता हो। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके जो पेमेंट्स करी जाती हैं उसके बारे में हमें पता। ठीक, हमें ये जरूर पता हो सकता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई सामान अभी लें, लेकिन उसका जो भुगतान है, उसका जो पेमेंट है, वो हम अभी ना करके आने वाले भविष्य में करें। तो इसी चीज को आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वास्तव में, उनसे ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है, उनके किस किस प्रकार के वो होते हैं, उसमें क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, क्या क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जो बाकी ऐसी चीजें हैं उसको भी हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर में। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 है, भाग 1 है, तो यहाँ पे हम कुछ चीजें कवर करेंगे और जो कुछ चीजें हैं वो हम पार्ट 2 या भाग 2 में कवर करेंगे। तो यदि हम बात करें कि इस लेक्चर में हम क्या बातें करेंगे, तो हम परक्राम्य लिखते देखेंगे, वचन पत्र देखेंगे, विनिमय बिल देखेंगे, मांग ड्राफ्ट देखेंगे, प्रकर्मे लिखतों का समर्थन देखेंगे, इसके बाद रिक्त समर्थन देखेंगे, पूर्ण समर्थन देखेंगे, शेयर और डिबेंचर्स क्या होते हैं वो देखेंगे, शेयर और डिबेंचर के बीच अंतर क्या होता है वो भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयरों के बीच का अंतर क्या होता है, डिफर्ड शेयर या और बोनस शेयर देखेंगे। इसके बाद हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करेंगे और अंत में हम इन सभी का सारांश देखेंगे। ठीक है, यानी हम देखेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, डिमांड ड्राफ्ट्स, एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, इंडोर्समेंट इन फुल, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, difference between shares and debentures, equity share and preference shares, difference between equity and preference shares, deferred shares and bonus shares। फिर हम देखेंगे शेयर कैपिटल के बारे में और अंत में हम देखेंगे इन सभी की समरी। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम कई सारी चीजों पे बात करेंगे और यही चीजें मिलके इस लेक्चर को बताती हैं एक महत्वपूर्ण लेक्चर, और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लेक्चर की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे सामने जो हमें यहाँ पे समझने की बहुत आवश्यकता है। डिस्क्लेमर क्या है? डिस्क्लेमर को हम कहते हैं असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई भी चिंता या मुद्दा है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। Disclaimer is like that the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने पहली चीज है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में चीजें जानने से पहले सबसे पहली जो एक चीज है जो हमें यहाँ समझनी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वास्तव में होते क्या है।
जब हम ये समझ लेंगे, इसके पश्चात ही हमें बाकी और चीजें समझ में आएंगी। तो बात करें यदि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो सबसे पहले आता है हमारा नेगोशिएबल यानी परक्रम। परक्रम होता क्या है? परक्रम का अर्थ है कुछ भी जो विचार के बदले में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यानी नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि इजीली ट्रांसफरेबल है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, यानी वो चीज जो कि एब्सोल्यूट नहीं है, एक मान्य नहीं है। ठीक है, उसी को हम कई बार बुलाते हैं आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो यदि बात की जाए अब इस चीज की, तो हमने ये समझ लिया कि नेगोशिएबल वो बिल्स हैं जो कि एक से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ठीक, अब यदि हम बात करें दस्तावेज का, दस्तावेज क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, इसको देखिए। यदि देखिए, दस्तावेज का अर्थ है एक लिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में एक अधिकार उत्पन्न होता हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में हम यही देखते हैं कि ये भुगतान का तरीका है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, लेकिन जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है उसके पास ये हमेशा एक विकल्प होता है कि वो उसको ट्रांसफर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, अब यहां पे ये समझना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि ये तभी हो सकता है जब जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना है उसका उस पर एक अधिकार हो। अगर उसका उस चीज पे अधिकार ही नहीं है तो वो उसे भेज ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इसे दस्तावेज के तौर पे रखा जाता है, एक लिखित तरीके से रखा जाता है ताकि किसी भी व्यक्ति के पक्ष में एक अधिकार उत्पन्न किया जा सके। ठीक है, प्राक्रम्य दस्तावेज यह असल में एक अनुबंध वाला दस्तावेज है जो एक निश्चित राशि के भुगतान की गारंटी देता है, या तो मांग पर या एक निर्धारित समय पर दस्तावेज पर नामित भुगतानकर्ता के साथ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लोग हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से कोई सामान लिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब क्या है कि मिस्टर एक्स को वो भुगतान करना है मिस्टर वाई को, लेकिन मिस्टर एक्स अगर उस भुगतान को अभी ना करके एक प्राक्रम्य दस्तावेज बनवा ले, ठीक है, जिसका मतलब है कि वो एक निश्चित समय पे या फिर मांग पर एक निश्चित राशि का भुगतान करेंगे मिस्टर वाई को, और ये सभी चीज दस्तावेज के तौर पे रखी हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आज 1 जनवरी है तो मिस्टर एक्स ने बोला कि मैं आपको 30 दिनों के बाद ये भुगतान करूंगा, यानी 31 जनवरी को, 31 जनवरी को। आप देखिए यहां पर एक निर्धारित समय पर ये बात हो रही है कि 31 जनवरी को दूंगा, तो 31 जनवरी के बाद ही उस भुगतान के लिए मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बोल सकते हैं, बीच में नहीं बोल सकते। यदि वो मांग के ऊपर है तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स से कभी भी वो पैसा मांग सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं जो कि फिक्स अमाउंट है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एक निश्चित राशि का भुगतान है, और मिस्टर एक्स का जो नाम है वो उस पर दस्तावेज पर नामित होगा भुगतानकर्ता के तौर पे कि मिस्टर एक्स को ही वो पैसे देने हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ चीजें समझी। अब जो दूसरा सवाल हमारे दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि अगर हम देखें प्राक्रम्य दस्तावेज को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, इन चीजों में कोई ना कोई तो रेगुलेशन होगा, कोई ना कोई तो चीज होगी जो इन्हें नियमित कर रही होगी या इनको चला रही होगी, तो वो क्या चीज है। और जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तब हम पहुंचते हैं एक चीज के ऊपर जिसको हम जानते हैं प्राक्रम्य दस्तावेज अधिनियम 1881 के तौर पे, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तौर पे हम उसे जानते हैं। ठीक है, ये अगर आप साल देखें 1881 का तो आप क्या समझते हैं? 1881 का साल हमें दर्शाता है कि असल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को ब्रिटिश काल के दौरान ही भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, भारत में ला दिया गया, और इसी के साथ साथ उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियमित करने के लिए जो एक एक्ट चाहिए था, जो एक अधिनियम चाहिए था, वो भी अंग्रेजों द्वारा 1881 में ही ला दिया गया था, जिसे हम जानते हैं परक्रम्य दस्तावेज अधिनियम 1881 या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881।
यह प्रक्रम दस्तावेज को बताता है कि वो वचन पत्र भी हो सकता है, वो विनिमय बिल भी हो सकता है, या चेक भी हो सकता है। ठीक है, और ये या तो आदेश पर या फिर किसी भी डेट पर विनियमित होता है या देना होता है जिसके लिए ये बनाया गया है। अब मैं समझता हूं कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्राक्रम्य दस्तावेज के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारे सामने आता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट को ही हम कई बार बोल देते हैं वचन पत्र। अब देखिए, प्रॉमिसरी और वचन की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या है, ये एक प्रॉमिस है, यानी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा है कि मैं इस चीज को फुलफिल करूंगा। ठीक है, यह एक लिखित साधन है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना शर्त वचन होता है, जिसमें एक निश्चित राशि का भुगतान केवल एक निश्चित व्यक्ति को या उसके आदेश पे साधन के धारक को किया जाता है। अब यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए समझते हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और मिस्टर जेड के उदाहरण से। मान लीजिए मिस्टर एक्स ने 1 लाख रुपए का कोई सामान मिस्टर वाई से लिया। मिस्टर एक्स के पास उस समय 1 लाख रुपए नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि मैं ये पैसा आपको अभी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आज से ठीक 30 दिनों बाद आपको ये पैसा दे दूंगा। यानी अगर आज 1 जनवरी है तो 31 जनवरी को मैं ये पैसे का भुगतान आपको कर दूंगा। अब ये एक वचन है जो कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को दिया है, और ये कैसा वचन है, ये बिना शर्त का वचन है, यानी इस पे कोई भी कंडीशन लागू नहीं हो सकती, इसलिए हम कहते हैं इसे अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, अब इसमें एक निश्चित राशि है, एक फिक्स अमाउंट है 1 लाख रुपए का, जिसका भुगतान होना है एक निश्चित व्यक्ति को, यानी कि मिस्टर वाई को। अब इसके बाद जिसको ये भुगतान होना है मिस्टर वाई को, ये उस पर निर्भर करता है कि या तो वो भुगतान खुद से ले ले, या फिर अगर मान लीजिए मिस्टर जेड जो है उनका 1 लाख रुपए का उधार था मिस्टर वाई पे, तो मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को बोल सकते हैं कि आप ये भुगतान मुझे ना करके सीधा मिस्टर जेड को दे दीजिए, यानी धारक के आदेश पर ये पैसा किसी और को दे दिया गया। ठीक है, लेकिन एक निश्चित राशि के साथ में और बिना शर्त के। और यहां पे आप पिक्चर भी दे सकते हैं प्रॉमिसरी नोट की। ठीक है, अब प्रॉमिसरी नोट, मुझे उम्मीद है वचन पत्र आपको समझ में आ गया होगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको हम कहते हैं कई बार विनियमित बिल। यह एक लिखित साधन है जिसमें निर्माता द्वारा हस्ताक्षरित बिना शर्त आदेश होता है, जो एक निश्चित व्यक्ति को केवल एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है, या एक निश्चित व्यक्ति के आदेश पे या साधन के धारक को बिल के भुगतान करने का निर्देश देता है। जैसे फिर से हम आ जाते हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड के कॉन्सेप्ट पे। मिस्टर एक्स ने कोई सामान लिया मिस्टर वाई से। ठीक है, अब उनके पास पैसा नहीं था उस समय देने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मिस्टर वाई को बोल दिया कि आप मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दीजिए, यानी एक बिल जिसका पैसा मैं आपको आज नहीं दूंगा, पर एक तय समय सीमा पर या आपके आदेश पर आपको दे दूंगा। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये होती है कि एक निश्चित राशि होनी चाहिए। सामान कितने का था, 1 लाख रुपए का था। अगर हम मान लेते हैं 1 लाख में से 20,000 रुपए मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को तभी दे दिए थे, तो अब बचेंगे कितने, 80,000 रुपए। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा वो 80,000 पे बनेगा, 80,000 पे बनेगा। ठीक है, अब निश्चित व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी वो पैसा मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को दिया जाएगा। लेकिन यहां पे भी वही सेम चीज लागू होती है जो कि आपकी प्रॉमिसरी नोट या वचन पत्र में हो रही थी, कि मिस्टर वाई अगर चाहें आदेश देकर मिस्टर जेड को वो पैसा लौटवा सकते हैं। ठीक है, अगर उनके पास मिस्टर जेड की कोई उधारी थी तो। ठीक, यह एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति को पैसा भुगतान करने का भी आदेश होता है, यानी इसमें 3 पक्ष होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। अब ये तीनों चीजें होती क्या है, आइए इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग ड्रॉअर से। ड्रॉअर असल में वह व्यक्ति या वह पार्टी है जो बिल को बनाता है या खींचता है, अर्थात तीसरे पक्ष को पैसा भुगतान करने का आदेश देता है।
ड्रॉई ड्रॉई वो व्यक्ति या पार्टी है जिस पर बिल बनाया जाता है या खींचा जाता है, अर्थात जिसे भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा, पे वह व्यक्ति या पार्टी है जिसे अंततः बिल के तहत भुगतान किया जाता है, अर्थात जिसके पल में बिल खींचा जाता है। यानी इसमें मिस्टर वाई जो थे वो ड्रॉअर थे क्योंकि उन्होंने भुगतान करने का आदेश दिया था। मिस्टर एक्स ड्रॉई है क्योंकि उनको भुगतान करना है। मिस्टर जेड पेई है जिनको अंत में भुगतान जाना है। ठीक है, ये तीनों चीज समझ में आ गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा चेक। अब यदि बात की जाए चेक की, चेक क्या होता है? देखिए, चेक भी एक प्रकार से विनियमित बिल होता है। मैं मान सकता हूं कि हम लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को के बारे में पहली बार पता चला। ठीक है, हो सकता है हमें उनके बारे में ना पता हो या हो सकता है मुझे उसके पता हो, लेकिन चेक एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें हमेशा पता हो। क्यों? यदि आपने किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाया है, अपना अकाउंट खुलवाया है, तब हमेशा बैंक आपको दो किताबें देता है। एक होती है आपकी पासबुक, एक होती है आपकी चेक बुक। तो इसीलिए आपको चेक बुक के बारे में या चेक के बारे में जरूर पता हो। अब यदि हम चेक को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है कि यह भी एक प्रकार का विनिमय बिल ही है, लेकिन इसके पास दो अतिरिक्त योग्यताएं हैं जो कि इसे विनिमय बिल से अलग कर देती हैं। अब वो अतिरिक्त योग्यताएं हैं क्या? पहली, यह हमेशा एक बैंकर पर खींचा जाता है। अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की या विनिमय बिल की, तो वहां पे मिस्टर एक्स जो थे वो व्यक्ति थे, कोई बैंकर नहीं थे, उन पे ये बिल बना दिया गया। ठीक है, लेकिन जब भी हम चेक बनाएंगे तो चेक हमेशा हम बैंकर पर या बैंक पे ही बनाएंगे, वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं बन सकता। ठीक है। दूसरा, विनिमय बिल जो होता है उसमें आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो मांग पर पैसा लौटाया जाएगा या फिर एक निश्चित समय सीमा पर पैसा लौटाया जाएगा। ठीक है, चेक में यह पैसा हमेशा मांग पर ही देना होता है। ठीक है, यानी चेक की कोई स्पेसिफिक डेट जनरली नहीं होती है। जब भी चेक बैंक में लगाया जाएगा तभी पैसा देना हो, जब भी हम उसे एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते। तो ये जो दो चीजें हैं, पहली हमेशा बैंकर पे खींचा जाएगा, दूसरा हमेशा मांग पर दे ही होगा, यही रो बनाती है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, या हम यूं कहें विनिमय बिल। यह एकमात्र साधन है जो कि मांग पर धारक को देय होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम डीडी के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने पिछले लेक्चरों को अच्छे से रिवाइज करा हो, उन्हें पढ़ा हो, तो आपको पता होगा कि डिमांड ड्राफ्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट भी एक प्रकार का बिल ही है, आप इसको यहाँ पे पिक्चर में देख भी सकते हैं। ठीक है, जो मांग पर या अन्यथा बैंक द्वारा दूसरे बैंक के पक्ष में या एक बैंक की शाखा द्वारा उसी बैंक की दूसरी शाखा के पक्ष में या मुख्य कार्यालय के द्वारा बैंक के शाखा के पक्ष में या इसके विपरीत खींचा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बैंक ने दूसरे बैंक पे बनाया, या फिर बैंक की एक शाखा ने दूसरे उसी बैंक की शाखा पे बना दिया, या फिर उसी बैंक के मुख्यालय ने उस बैंक की शाखा के ऊपर बना दिया, या फिर उस बैंक की शाखा ने उस बैंक के मुख्यालय पे बना दिया। इस तरीके से आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो काम करता है एक बिल के तौर पे, जो कि मांग पर या अन्यथा इन कारणों के कारण दिया जाता है एज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारा एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब यदि इसकी बात की जाए तो जब कभी भी एक विनिमय साधन का निर्माता या धारक साधन पे हस्ताक्षर करता है, अन्यथा उस निर्माता के रूप में नहीं बल्कि बातचीत के आदेश उद्देश्य से, या तो उसके पीछे या सामने
या उसी उद्देश्य के लिए एक मुद्रांकित कागज पर हस्ताक्षर करता है जिसे एक विनिमय साधन के रूप में पूरा किया जाना है, तो उसे हमेशा कहा जाता है विनिमय साधन का समर्थन। ठीक है, यानी इंडोर्स द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा निर्माता या धारक हमेशा समर्थक कहलाता है, जिसे हम कहते हैं एंडोर्सर। ठीक, एक समर्थन दो प्रकार का हो सकता है, या तो रिक्त समर्थन या फिर पूर्ण समर्थन, यानी ब्लैंक इंडोर्समेंट, या हम कह सकते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक या इंडोर्समेंट इन फुल, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडोर्समेंट इन ब्लैंक के बारे में। एक समर्थन को रिक्त में कहा जाता है यदि समर्थन करते समय समर्थक केवल अपने नाम पे हस्ताक्षर करे, यानी इसमें कोई भी राशि या समय सीमा का आप कह सकते हैं सवाल नहीं कह सकता, उनके बारे में कोई भी मेंशन नहीं है। ठीक है, सिर्फ रिक्त है वो स्थान, सिर्फ ब्लैंक है, और समर्थक केवल अपने नाम का हस्ताक्षर कर रहा है उस पर। ठीक है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा इंडोर्समेंट इन फुल। एक समर्थन में पूर्ण होने के लिए उपकरण का समर्थन करते समय समर्थनकर्ता को उपकरण में उल्लेखित राशि का भुगतान निर्देशित व्यक्ति को या उसके आदेश पर निर्देशन के साथ जोड़ना होता है, यानी इसमें अमाउंट भी मेंशन होता है, किसको देना है वो भी मेंशन होता है, तय समय सीमा भी मेंशन होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इंडोर्समेंट इन फुल, यानी समर्थन पूर्ण में किया गया है। समर्थन में निर्देशित व्यक्ति को उपकरण का समर्थनकर्ता कहा जाता है, यानी एंडोर्सी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के नाम से पुकारा जाता है। अब यदि हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब हम समझते हैं कि शेयर और डिबेंचर होते क्या हैं। देखिए, शेयर कंपनी की शेयर पूंजी को संबंधित करता है। यह कंपनी की शेयर पूंजी की निर्देशित राशि के लिए धारक के अधिकार का वर्णन करता है। यानी मान लीजिए अगर किसी कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए हैं, उसने 100 करोड़ को 100 हिस्सों में बांट दिया, 1 करोड़ रुपए एक हिस्से का मूल्य है, तो उसे शेयर कहा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 10 हिस्से खरीदता है तो उसने कुल मिला के 10 करोड़ रुपए की कंपनी में अधिकारिता खरीद ली है, मैनेजमेंट खरीद लिया है। वहीं पे डिबेंचर जो है वो भारी पार्टी की और कंपनी के ऋण को दर्शाने वाला एक दीर्घकालीन साधन है। यह एक निश्चित ब्याज दर उत्पन्न करता है जो कंपनी द्वारा जारी किया जाता है। यह संपत्ति के खिलाफ सुरक्षित भी हो सकता है और नहीं। डिबेंचर जो है वो असल में शेयर के विपरीत है, यानी डिबेंचर एक प्रकार से एक लोन है। जैसे मान लीजिए अगर कंपनी ने 10 करोड़ के डिबेंचर्स लॉन्च किए, उसमें से किसी व्यक्ति ने 2 डिबेंचर खरीद लिए, यानी उसने टोटल 20 करोड़ का जो मूल्य है वो दिया किसी कंपनी को उधार के तौर पे, ऋण के तौर पे, लोन के तौर पे। उस पे उसको एक निश्चित ब्याज दर मिलेगा, एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो कंपनी में किसी भी प्रकार की कोई मालिकाना हक होल्ड नहीं करता है, क्योंकि उसने मालिकाना हक नहीं खरीदा, उसने बस पैसा एक लोन के तौर पे कंपनी को दिया है। वास्तव में अगर हम समझें कि शेयर होते क्या है, देखिए, कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा विभाजन शेयर के रूप में जाना जाता है। कंपनी में शेयर धारक के स्वामित्व के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा शेयर के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा, शेयरों को व्यापक रूप से 2 प्रमुख श्रेणी में विभाजित किया जाता है, या तो इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। वास्तव में डिबेंचर क्या है? यह एक दीर्घकालिक ऋण साधन है जो कंपनी द्वारा अपने सामान्य मुहर के तहत जारी किया जाता है धारक को कंपनी की ऋणग्रस्तता दिखाने के लिए। कंपनी द्वारा जुटाई गई पूंजी उधार ली गई पूंजी है। यही कारण है कि डिबेंचर धारक कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी कंपनी जो पैसा डिबेंचर के माध्यम से उठाती है वो असल में उधार के तौर पर उठाती है, और डिबेंचर जो है वो कंपनी में कोई मालिकाना हक नहीं रखता है, बल्कि वो कंपनी का एक लेनदार ही होता है। यह स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित होते हैं, यानी इनको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन वो चीज शेयर्स में नहीं होती। दूसरी बात, डिबेंचर पे एक रिटर्न निश्चित होता है, यानी एक निश्चित इंटरेस्ट रेट मिलेगा डिबेंचर होल्डर को, जबकि शेयर में कंपनी के प्रॉफिट पे निर्भर करता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा, कंपनी लॉस में है तो ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा।
डिबेंचर संपत्तियों का एक प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं, हालांकि असुरक्षित डिबेंचर भी जारी किए जा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, वो सुरक्षित या असुरक्षित दोनों हो सकते हैं। डिबेंचर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: सुरक्षित डिबेंचर, असुरक्षित डिबेंचर, परिवर्तनीय डिबेंचर और गैर परिवर्तनीय डिबेंचर। अब हम बात करें शेयर डिबेंचर के बीच में क्या फर्क है। सबसे पहला अर्थ, शेयर कंपनी के स्वामित्व वाले धन है, डिबेंचर कंपनी के उधार लिया गया धन है। शेयर कंपनी की पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं, डिबेंचर कंपनी के लोन दिखाते हैं, कंपनी के पास कितना लोन है बाहर के लिए। शेयर धारक को हम शेयर धारक के नाम से जानते हैं, डिबेंचर धारक को हम डिबेंचर धारक के नाम से जानते हैं। शेयर धारक कंपनी में मालिकाना हक रखता है, डिबेंचर कंपनी का लेनदार होता है लेकिन मालिकाना हक नहीं रखता है। शेयर धारकों को रिटर्न में लाभांश मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, वहीं पे डिबेंचर धारक को सिर्फ ब्याज मिलती है। लाभांश केवल मुनाफे से ही शेयर धारक को दिया जा सकता है। अगर कंपनी का मुनाफा है तो ही रिटर्न मिलेगा शेयर होल्डर को, लेकिन डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिलता है, उसको कोई भी कंपनी के फायदे नुकसान से मतलब नहीं है। मतदान का अधिकार, क्योंकि शेयर धारक मालिकाना हक रख सकता है तो उसके पास मतदान का अधिकार होता है। डिबेंचर के पास कोई भी मालिकाना हक नहीं होता है, इसलिए उसको कोई भी मतदान का अधिकार नहीं होगा। रूपांतरण, शेयरों को कभी भी डिबेंचर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वहीं पे डिबेंचर को शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है। समाप्ति की स्थिति में पुनर्भुगतान, सभी देनदारियों के भुगतान के बाद शेयरों का पुनर्भुगतान किया जा सकता है। डिबेंचर को शेयरों का प्राथमिकता मिलती है और इसीलिए उनका पुनर्भुगतान शेयरों से पहले ही किया जा सकता है। अब हम बात करें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। सबसे पहला इक्विटी शेयर, यह वह शेयर है जिसमें मतदान अधिकार होते हैं, जिन पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है, स्वभाव से अपरिवर्तनीय होते हैं। कंपनी के समाप्त होने की स्थिति में सभी देनदारियों के भुगतान के बाद इक्विटी शेयर का भुगतान किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर है जिसमें मतदान अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन लाभांश की दर निश्चित होती है, स्वभाव से परिवर्तनीय होते हैं। कंपनी के समाप्त होने की स्थिति में प्रेफरेंस शेयर का भुगतान इक्विटी शेयर से पहले ही किया जाता है। फिर हम बात करते हैं इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स की। सबसे पहला अर्थ, इक्विटी शेयर कंपनी के साधारण शेयर होते हैं जो कि शेयर धारक की कंपनी में आंशिक स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वह शेयर होते हैं जिसमें लाभांश के भुगतान और पूंजी की वापसी के मामलों में प्राथमिक अधिकार होता है। लाभांश का भुगतान, सभी देनदारियों के भुगतान के बाद ही इक्विटी शेयर के लाभांश का भुगतान किया जाएगा, वहीं पे इक्विटी शेयर धारकों पे लाभांश के भुगतान में प्राथमिकता मिलती है। पूंजी की वापसी, यानी कंपनी की समाप्त होने की स्थिति में इक्विटी शेयर को अंत में वापस पैसा मिलेगा, वहीं पे कंपनी के समाप्ति के समय प्रेफरेंस शेयर को पैसा पहले मिलेगा। वहीं पे लाभांश दर या डिविडेंड रेट क्या होता है? इक्विटी शेयर वालों का परिवर्तनीय होता है, ऊपर नीचे हो सकता है, वहीं पे प्रेफरेंस वालों का स्थिर होता है। विमोचन, रिडम्पशन इक्विटी शेयर वालों को नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। मतदान अधिकार, इक्विटी शेयर धारकों का हमेशा मतदान अधिकार होता है, वहीं पे प्रेफरेंस शेयर वालों का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। परिवर्तनीय, इक्विटी शेयरों को कभी भी प्रेफरेंस शेयर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वहीं पे प्रेफरेंस शेयर जो है उन्हें इक्विटी शेयर में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेफर्ड शेयर एंड बोनस शेयर के बारे में। स्थगित शेयर जिन्हें डेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं, यह शेयर वह शेयर होते हैं जो कंपनी के संस्थापकों या अग्रदूतों या शुरुआती लोगों द्वारा रखे जाते हैं। इन्हें संस्थापक शेयर या प्रबंधन शेयर भी कहा जाता है। स्थगित शेयर में कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदारी का अधिकार स्थगित होता है, अर्थात सभी अन्य शेयर धारकों को उनके सामान्य लाभ अंश प्राप्त होने तक टाल दिया जाता है। वहीं पे बोनस शेयर वह शेयर होते हैं जो कंपनी द्वारा शेयर धारकों को बोनस के रूप में मुफ्त में जारी किए जाते हैं। मौजूदा शेयर धारकों को उनके मौजूदा शेयर होल्डिंग्स के अनुपात में जारी किया जाता है, कंपनी के ओर से शेयर धारकों के लिए एक प्रकार का उपहार। अब हम बात करें शेयर कैपिटल के बारे में। अधिकृत शेयर पूंजी वह अधिकतम पूंजी की राशि है जिसे कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, इसे समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। जारी शेयर पूंजी अधिकृत पूंजी का वह हिस्सा है जिसे निवेशकों द्वारा पेश किया जाता है। सदस्यता ली गई शेयर पूंजी यह शेयरधारी पूंजी का वह हिस्सा है जिसे निवेशक द्वारा स्वीकार और सहमति दी गई है। भरी हुई पूंजी यह सदस्यता ली गई पूंजी का वह हिस्सा है जिसे राशि निवेशकों द्वारा भुगतान की जाती है। सामान्यतः सभी कंपनियों का एक बार में पूर्ण राशि स्वीकार करती है और इसलिए जारी सदस्यता ली गई है और भरी हुई पूंजी एक ही होती है। अवधारणात्मक रूप से भरी हुई पूंजी वह राशि है जो वास्तव में व्यवसाय में निवेश की जाती है। हमने टॉपिक समाप्त कर लिया है। अब बात करें समरी की। हमने देखा प्राक्रम लिखित को, इसके पश्चात हमने देखा
द्रव्य प्राप्तकर्ता अनुमोदन, उसके प्रकार को। फिर हमने देखा शेयर परिभाषा, प्रकार, इक्विटी शेयर और प्राथमिकता शेयर को। फिर हमने देखा विशेष प्रकार स्थगित शेयर, बोनस शेयर को। फिर हमने डिबेंचर देखा, परिभाषा, मुख्य विशेषता, हस्तांतरित ब्याज। प्रकार देखे सुरक्षित, असुरक्षित, परिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय। शेयर पूंजी की शर्तें देखी हमने, अधिकृत शेयर पूंजी, जारी शेयर पूंजी, सस्ता ली गई शेयर पूंजी, भरी गई पूंजी। और इसी के साथ हमने कर लिया है इस भाग 1 को समाप्त। आप सभी से निवेदन है कि भाग 2 की तरफ आने से पहले भाग 1 को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि भाग 2 जो है वो भी जुड़ा हुआ है भाग 1 की चीजों से ही। तो अगर आप पिछला रिवाइज नहीं करेंगे और आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीजें जो है आपके समझ में नहीं आएंगी। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।